अध्याय 25 वैश्वीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 भूमंडलीकरण है। पहला विश्व का मंडलीकरण, दूसरा सांस्कृतिक क्रांति, तीसरा प्रदेश का एकीकरण या चौथा प्रादेशिकवाद। सही विकल्प है पहला विश्व का मंडलीकरण। दूसरा निम्नांकित में वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में शिथिलता, तीसरा व्यापार का तीव्रता से विकास, चौथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से एकीकरण। सही विकल्प है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में शिथिलता। तीसरा अमेरिकी पत्रिका एटी क्रीमी के अनुसार भारत का वैश्वीकरण में स्थान है। पहला 48वां, दूसरा 49वां, तीसरा 50वां या चौथा 51वां। सही विकल्प है दूसरा 49वां। चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से किया जा रहा है। पहला निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा वैश्वीकरण या चौथा उक्त सभी। उत्तर चौथा उक्त सभी। पांचवा प्रसिद्ध विद्वान लुसियन पाई ने आधुनिकीकरण के कुल लक्षण बताए थे। पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5 या चौथा 9। उत्तर दूसरा 4। छठा आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। पहला परिवर्तन की क्षमता, दूसरा समानता, तीसरा अशिक्षा संद्रेरण, चौथा सार्वभौमिकता। सही विकल्प है तीसरा अशिक्षा संकेंद्रण। सातवां उदारीकरण का सिद्धांत है। पहला सार्वजनिक कल्याण, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना या चौथा उपरोक्त सभी। सही विकल्प है चौथा उपरोक्त सभी। आठवां उदारीकरण से उपयोगिता बढ़ जाती है। पहला बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठों की, दूसरा महिलाओं की, तीसरा मुनाफाखारों की या चौथा सरकार की। सही विकल्प है पहला बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की। अगला प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति। पहला वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल रिक्त स्थान बन जाता है। उत्तर वैश्विक बाजार। दूसरा वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में रिक्त स्थान का जन्म होता है। उत्तर प्रतियोगिता। तीसरा उदारवाद लोकतंत्र तथा रिक्त स्थान तत्वों का मिश्रण है। उत्तर व्यक्तिवाद। चौथा आर्थिक उदारीकरण से आर्थिक व्यवस्था में सरकार की भूमिका रिक्त स्थान जाती है कम हो। पांचवा आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य रिक्त स्थान के अवसरों में वृद्धि करना है। उत्तर रोजगार। छठा आधुनिकीकरण की पहली शर्त रिक्त स्थान है। उत्तर परिवर्तन। सातवां विभेदीकरण, समानता, सार्वभौमिकता एवं परिवर्तन की क्षमता रिक्त स्थान के प्रमुख लक्षण हैं। उत्तर आधुनिकीकरण। आठवां आधुनिकीकरण के रिक्त स्थान आयाम हैं। उत्तर 3। अगला प्रश्न निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला वैश्वीकरण के लक्ष्य को हासिल करने हेतु पारदर्शिता अत्यधिक आवश्यक है। उत्तर सत्य। दूसरा वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। उत्तर असत्य। तीसरा भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण की है। उत्तर सत्य। चौथा वैश्वीकरण के कारण विकासशील देश उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। उत्तर असत्य। पांचवा भूमंडलीकरण में पूरा विश्व बंट जाता है। उत्तर असत्य। छठा वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। उत्तर सत्य। सातवां उदारीकरण न सिर्फ नैतिकता पर बल देता है बल्कि भौतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी परामर्शक मानता है। उत्तर सत्य। आठवां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सांस्कृतिक सहयोग भी बढ़ाती है। उत्तर सत्य। नौवां
आर्थिक उदारीकरण का आशय है प्रतिबंधों को समाप्त करना। उत्तर सत्य। 10वां, आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। उत्तर सत्य। 11वां, वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है। उत्तर असत्य। 12वां, समानता को आधुनिकीकरण की आत्मा कहा जाता है। उत्तर सत्य। 13वां, अशिक्षा आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा है। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, उपभोक्ताओं को सस्ती खरीद का अवसर। उत्तर उदारीकरण। दूसरा, वैश्विक ग्राम का निर्माण। उत्तर वैश्वीकरण। तीसरा, आर्थिक उदारीकरण। उत्तर अनावश्यक व्यापार प्रतिबंधों को हटाना। चौथा, यूरोपीय समाज। उत्तर आधुनिकीकरण की शुरुआत। पांचवा, वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियाँ। उत्तर प्रतियोगिता बनाए रखना। छठा, आधुनिकीकरण के घटक तत्व। उत्तर 4। सातवां, आधुनिकीकरण। उत्तर उत्तर एक निश्चित दिशा में परिवर्तन। आठवां, सांस्कृतिक उदारीकरण। उत्तर संस्कृतियों के मध्य आदान प्रदान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, किस देश के अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी तथा बौद्धिक संपदा के अप्रबंधित आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? उत्तर वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण। प्रश्न 2, किस विद्वान ने वैश्वीकरण को भिन्न राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार प्रबंधीय अवसार की क्रियाशील प्रक्रिया बताया है? उत्तर एडवर्ड एस हरमन। प्रश्न 3, भारत में वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य है? उत्तर भारत अर्थव्यवस्था का अन्य विश्व अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव। प्रश्न 4, वैश्वीकरण में अग्रणी स्थान किस देश का है? उत्तर नीदरलैंड। प्रश्न 5, भारत भूमंडलीकरण से कब जुड़ा अथवा भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ? उत्तर 1991 में। प्रश्न 6, ज्ञान विकल्पों के बीच चयन की स्वतंत्रता तथा क्रियान्वयन की क्षमता किसके घटक तत्व है? उत्तर आधुनिकीकरण के। प्रश्न 7, आधुनिकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर यूरोपीय समाज से। प्रश्न 8, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है? उत्तर इसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है। प्रश्न 9, W.C. स्मिथ ने आधुनिकीकरण के कितने घटक तत्व बताए हैं? उत्तर 3। प्रश्न 10, संस्कृतियों के मध्य आदान प्रदान को क्या कहते हैं? उत्तर सांस्कृतिक उदारवाद। प्रश्न 11, सांस्कृतिक उदारवाद में किसका सर्वाधिक योगदान रहा है? उत्तर संचार तकनीक का। प्रश्न 12, उदारीकरण का प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर औद्योगिक क्रांति तथा पूंजीवाद वर्ग का उदय। प्रश्न 13, उदारीकरण के उदय का क्या कारण है? उत्तर औद्योगिक क्रांति। प्रश्न 14, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश का कितना हिस्सा है? उत्तर 3%। प्रश्न 15, आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं अथवा आर्थिक उदारीकरण क्या है? उत्तर आर्थिक उदारीकरण का तात्पर्य उद्योग एवं व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है, जिससे उन्हें और अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण में किसका कोई महत्व नहीं है? उत्तर भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण में भौगोलिक अथवा आर्थिक पृथक्करण का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न 2, वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? उत्तर वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष 4 प्रकार की चुनौतियां प्रतियोगिता बनाए रखना, सरकार एवं व्यापार नियमन, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विकास करना तथा विविधता को व्यवस्थित करना है। प्रश्न 3, वैश्वीकरण में कौन सा देश दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है? उत्तर क्रमशः आयरलैंड तथा बेल्जियम। प्रश्न 4, सांस्कृतिक उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर उदारवाद की मान्यताओं को सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में लागू करने
को सांस्कृतिक उदारवाद कहते हैं। प्रश्न 5, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आधुनिकीकरण का तात्पर्य किसी परंपरागत समाज के एक निश्चित दिशा में परिवर्तन से है। प्रश्न 6, आधुनिकीकरण के कौन कौन से घटक तत्व होते हैं? उत्तर, आधुनिकीकरण के 3 घटक तत्व ज्ञान, विकल्पों के मध्य चयन की स्वतंत्रता तथा क्रियान्वयन की क्षमता है। प्रश्न 7, उच्च विकसित देशों के नाम क्रम में लिखिए। उत्तर, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैंड। प्रश्न 8, विश्व के 3 श्रेष्ठ सिटीजनशिप देशों के नाम क्रम में लिखिए। उत्तर, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं अथवा वैश्वीकरण क्या है? उत्तर, जब कोई देश विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का किसी प्रतिबंध के बिना परस्पर आदान प्रदान करता है तो उसे वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण की संज्ञा दी जाती है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब परस्पर ऐसे आदान प्रदान के दौरान किसी भी देश द्वारा कोई रुकावट पैदा न की जाए और इस प्रक्रिया को कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का अटूट विश्वास हो तथा सभी की अनुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों का प्रतिपादन करे। जब सभी देश एक समान नियमों में बंधकर अपने व्यापार एवं निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक ही धारा प्रभावित होती है और यह वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण को स्पष्ट करते हुए वेलिस एवं स्मिथ ने कहा है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत दूरी रहित तथा सीमा रहित बन जाते हैं। एडवर्ड एस हरमन के शब्दों में वैश्वीकरण विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार प्रबंधकीय विस्तार की क्रियाशील प्रक्रिया है। प्रश्न 2, वैश्वीकरण की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय वित्त क्रियाकलाप तीव्र हो जाते हैं। दूसरा, व्यापार का तेजी से विकास होने की वजह में इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों का अधिक विकास होता है। तीसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने की वजह से भौगोलिक एवं राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो जाते हैं। चौथा, वैश्वीकरण की एक अन्य विशेषता यह है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव होता है। प्रश्न 3, भूमंडलीकरण का अर्थ प्रश्न 3, वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण के उदय के कारण लिखिए। उत्तर, भूमंडलीकरण के उद्देश्य के प्रमुख कारण निम्नांकन हैं। पहला, भूमंडलीकरण के उदय का मुख्य कारण युद्ध की संभावनाओं को कम करना था। दूसरा, भूमंडलीकरण के उदय का एक कारण राष्ट्रों के अलगाववाद को खत्म करके उन्हें विश्व व्यवस्था में सक्रिय करना था। तीसरा, पर्यावरण संतुलन को निरंतर कायम रखना भी भूमंडलीकरण के उदय का कारण रहा है। चौथा, भूमंडलीकरण के उदय का एक अन्य कारण ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना रहा जिसमें निर्धनता को कम किया जा सके। प्रश्न 4, भूमंडलीकरण में से होने वाले कोई 2 लाभ एवं 2 हानि लिखिए। उत्तर, भूमंडलीकरण से होने वाले 2 लाभ निम्न प्रकार हैं। पहला, इससे आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिससे फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं। दूसरा, भूमंडलीकरण से देश को विदेशी पूंजी मिलती है जिससे आर्थिक प्रगति की गति तीव्र होती है। भूमंडलीकरण से होने वाले 2 हानि निम्न प्रकार हैं। पहला, भूमंडलीकरण से पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरी तरह से मशीनीकृत होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप देश में रोजगार के अवसर कम होने लगते हैं। प्रश्न 5, वैश्वीकरण के समक्ष 4 चुनौतियां लिखिए। उत्तर, वैश्वीकरण के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला, वैश्वीकरण के दौरान प्रत्येक देश हेतु यह परामर्शक है कि वह प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा को बनाए रखे। दूसरा, विभिन्न विकासशील देशों में स्वदेशी के नाम पर राजनीति की जाती है जो वैश्वीकरण के समक्ष एक बड़ी चुनौती पेश करती है। तीसरा, विविधता वैश्वीकरण का परिणाम है तथा इसे कुशलता से व्यवस्थित करना कड़ी चुनौती है। चौथा, वैश्वीकरण के समक्ष एक अन्य चुनौती अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विकास करना भी है।
प्रश्न 6, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी नियमों एवं प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस परमिट राज्य को सीमित कर खुले बाजार की नीतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। उदारीकरण का प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति तथा पूंजीपति वर्ग का उदय है। उदारीकरण के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार का मार्ग प्रशस्त करना राज्य का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 7, उदारीकरण की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, उदारीकरण की 4 विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, उदारीकरण विश्व शांति का प्रबल समर्थक है, अर्थात इससे विश्व शांति की स्थापना में मदद मिलती है। दूसरा, उदारीकरण व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध होता है। तीसरा, वस्तुतः उदारीकरण स्वतंत्रतावाद, अतः वह लोगों की स्वतंत्रता का पक्षधर है। चौथा, उदारीकरण निर्धनों के हितों की रक्षा तथा निजी संपत्ति का प्रबल समर्थक है। प्रश्न 8, आर्थिक उदारीकरण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए अथवा आर्थिक उदारीकरण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, आर्थिक उदारीकरण के 4 मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाकर कृषि, उद्योग एवं परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में और अधिक तेजी से विकास करना। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधानों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। तीसरा, व्यवसायिक क्षेत्र में शासन तथा नौकरशाह के हस्तक्षेप की न्यूनतम करते हुए प्रबंधकीय दक्षता की विकसित करना। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करना। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना। छठा, रोजगार के अवसरों में अधिकाधिक बढ़ोतरी करना। सातवां, घरेलू उत्पादन प्रणाली में सुधार करके उत्पादन क्षमता को विकसित करना। आठवां, प्रबंधकीय दक्षता को अधिकाधिक विकसित करना। प्रश्न 9, आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? इसके कोई 4 लक्षण बताइए। उत्तर, आधुनिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो परंपरागत एवं अर्ध परंपरागत व्यवस्था में से प्रौद्योगिकी के किन्हीं इच्छित प्रारूपों तथा उससे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं एवं सामाजिक आदर्श नियमों की ओर से होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण का अभिप्राय किसी परंपरागत समाज में के एक निश्चित दिशा में बदलाव से है। प्रश्न 10, आधुनिकीकरण के कोई 4 लक्षण लिखिए अथवा आधुनिकीकरण की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, आधुनिकीकरण के 4 प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, धर्म तथा जाति इत्यादि परंपरागत आधारों की आधुनिकीकरण में कोई उपयोगिता नहीं होती है। दूसरा, शासकीय संरचनाओं के अलग अलग दायित्व होने के बावजूद आधुनिक समाज में इनके बीच पर्याप्त तालमेल तथा एकीकरण होता है। तीसरा, आधुनिक समाज में भूमिकाओं का वितरण योग्यता एवं सक्षमता के आधार पर निर्धारित होता है। चौथा, आधुनिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया तथा तर्कसंगत प्रणालियों को ग्रहण किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, वैश्वीकरण के गुण दोषों को समझाकर लिखिए। उत्तर, 20वीं सदी के अंतिम चौथाई दशक में विकसित वैश्वीकरण की अवधारणा में मुख्य रूप से निम्नलिखित गुण विद्यमान हैं। पहला, यह अवधारणा आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर वस्तुओं के मूल्य कम कराने में सहायक सिद्ध होती है, जिससे आम उपभोक्ता को अधिकाधिक फायदा पहुंचता है। दूसरा, वैश्वीकरण की वजह से एक ही वस्तु के विभिन्न उत्पादक मैदान में कूद पड़ते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ उत्पाद चुनने की आज़ादी मिल जाती है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा की वजह से देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों की भलीभांति उपयोग हो जाता है, जिससे फलस्वरूप आर्थिक प्रगति की गति में तेज़ी आ जाती है। चौथा, वैश्वीकरण का एक गुण यह भी है कि इससे राष्ट्रीय उद्योगों की वैदेशिक संबद्धता में बढ़ोतरी होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने में मदद मिलती है। वैश्वीकरण के अवगुणों अथवा दोषों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, वैश्वीकरण को अपनाने से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है।
दूसरा, वैश्वीकरण में मूलभूत उद्योगों के स्थान पर उपभोक्ता वस्तुओं में संबंध उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तीसरा, विदेशी प्रतिस्पर्धा में हिस्सेदारी करने की वजह से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। चौथा, चूँकि आर्थिक असमानता को पनपाने में वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, अतः इससे अमीर एवं गरीब के बच्चे और अधिक दूरी बनती चली जाती है। प्रश्न 2, आर्थिक उदारीकरण के गुण दोषों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर, उद्योग एवं व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से आज़ाद करा के उन्हें अधिक उपयोगी बनाए जाने वाली आर्थिक उदारीकरण की अवधारणा में निम्नलिखित गुण विद्यमान हैं। पहला, विदेशी पूंजी में वृद्धि। आर्थिक उदारीकरण का प्रथम गुण यह है कि इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी होती है, जिससे देश आर्थिक प्रगति के रास्ते पर तीव्रता से चलता चला जाता है। दूसरा, खरीदारी के अवसरों में वृद्धि। उदारीकरण की प्रक्रिया में के फलस्वरूप आम उपभोक्ताओं को कम दर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्रय करने का अवसर प्राप्त होता है। तीसरा, सकारात्मक प्रतिफल। आर्थिक उदारीकरण से कृषि एवं उद्योग इत्यादि में सकारात्मक परिणाम निकलते हैं और राष्ट्रीय निर्यात में बढ़ोतरी होने की शुरुआत हो जाती है। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को कम करने वाले आर्थिक उदारीकरण में निम्नलिखित अवगुण अथवा दोष व्याप्त हैं। पहला, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। उदारीकरण की प्रक्रिया से कड़ी प्रतिस्पर्धा में अभिवृद्धि होती है, जिससे गैर प्राथमिक वस्तुओं के उपयोग को भी बढ़ावा मिलता है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव में अभिवृद्धि। उदारीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है, जिससे राष्ट्रीय कंपनियों के सम्मुख अपने अस्तित्व को बचाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तीसरा, विदेशी वस्तुओं के आयात को बढ़ावा। आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा आयात शुल्क में भारी कमी की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ ऐसी वस्तुओं के आयात को बढ़ावा मिल जाता है जिनका उत्पादन पहले से ही अपने देश में हो रहा होता है। अध्याय 25 यहाँ समाप्त हुआ।